अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइसोसोम्स। ऑर्गेनेलीज हमने पहले डिस्कस की थी। हमारी जो रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स जो होती हैं वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, मींस वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये बाकी ऑर्गेनेलीज से अपने स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरी करता है बाकी ऑर्गेनेलीज की निस्बत। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इनको फर्स्ट टाइम इनके बारे में पता चला था जिन साइंटिस्ट को, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था बाकी ऑर्गेनेली से, वो थे डी ड्यूक। और इन साइंटिस्ट ने इनको आइसोलेट किया था 1949 के अंदर। लाइसोसोम्स जो होती हैं ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आपको जैसे कि पहले भी बताया गया है कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। इनका अगर मीनिंग देखा जाए तो लाइसो स्टैंड्स फॉर स्प्लिटिंग एंड सोमा स्टैंड्स फॉर बॉडी। कोई भी पार्टिकल जो कि हार्मफुल होता है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी बाहर वाली चीज, बाहर की चीज। अब वो कोई जर्म हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो सेल की अपनी इंटरनल ना हो, एक्सटर्नली कोई चीज जब भी सेल के अंदर एंटर होती है तो लाइसोसोम्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उस चीज को, उस ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देती हैं, उनकी ब्रेक डाउन कर देती है और उसके बाद उसको ईट अप कर जाते हैं। और इस एक्टिविटी को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। ये एक्टिविटी होती है ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। तो फेगोसाइटोसिस की आपको डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स की। इसकी डेफिनेशन आपने यहां से करनी है एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट से, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट से लेके यहां तक ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल तक। इसके अलावा लाइसोसोम अगर आ जाए तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे। लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, यहां से आप इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में बताएंगे, इसके साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे, डेट के बारे में बताएंगे और ऑब्जेक्ट बताएंगे कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। और साथ में आप ये भी शॉर्टली बता दीजिएगा कि इसका काम होता है फेगोसाइटोसिस का। अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये चीजें लाइसोसोम्स के बारे में लिखेंगे। ये उन एनिमल सेल्स के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करते हैं, मींस के जिनके अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर आ जाए और उसको खाने की जरूरत पड़े तो लाइसोसोम जो हैं वो उनको ईट अप करें। तो ऐसे सेल्स के अंदर जिनके अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। इनके आसपास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इनके अंदर एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है और बहुत से और एंजाइम्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर इनकी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये गोल्जी अपरेटस पे नेक्स्ट शिफ्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब आपने ऑर्गेनेलीज डिस्कस की थी कि ये जो भी चीज है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे बनती है वहां पर उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उसको फर्दर नेक्स्ट ऑर्गेनेली में ट्रांसफर कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस पे और फिर गोल्जी अपरेटस से जो है वो फर्दर ट्रांसफर कर दी जाती हैं जहां कहीं पर भी सेल के अंदर जरूरत पड़े वहां पर उनकी एक्टिविटी के लिहाज से। जिन एंजाइम्स की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है वो गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस से सेपरेट हो जाते हैं और वो कहलाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। बॉडी में हमेशा हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती है। एक पार्ट पे चीज बनती है, एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, दूसरी जगह से तीसरी जगह होती है, तीसरी जगह से चौथी जगह होती है और इस तरह से सो ऑन मूवमेंट होती जाती है और कोई भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्जी अपरेटस पे आएंगे। गोल्जी अपरेटस से एंजाइम्स जो हैं वो गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में नेक्स्ट मूव कर दिए जाएंगे और वो जो गोल्जी वेजिकल्स होंगी उनका नाम फिर होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को फेगोसाइटोज कर सकते हैं, फूड को ईट अप कर सकते हैं। कोई भी चीज जो है वो बॉडी में आउटसाइड से आए उसको भी खा सकते हैं और अगर सेल के अंदर इंटरनली कोई चीज है और उसकी जरूरत नहीं है तो उसको भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो दी गई है। देखें यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यहाँ से जो है वो एंजाइम्स जो हैं वो जाते हैं गोल्जी अपरेटस पे। गोल्जी से जो वेजिकल होती हैं वो लाइसोसोम्स की फॉर्म में, प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म में यहाँ पर आती हैं।
यहाँ पे ये लाइसोसोम्स हैं। यहाँ पे अगर कोई फूड पार्टिकल जो है वो इस तरह से बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो लाइसोसोम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं उस पार्टिकल की, और फिर उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और एक फॉर्म ये होती है कि बॉडी के जो अपनी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल की अपनी ऑर्गेनेलीज हैं, अगर वो पुरानी हो गई हैं, फंक्शनिंग नहीं सही से कर रही, तो लाइसोसोम्स उनको भी डाइजेशन करके उनको भी खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लाइसोसोम्स और उनका जो है वो फंक्शन शो किया गया है। ये डायग्राम को अगर आप देखें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से एंजाइम जाएगा गोल्जी अपरेटस पे, यहाँ पे ये प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म में बन के आ जाएगा। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, लाइसोसोम उसके साथ अटैच हो जाता है, उसकी प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है, उसकी डाइजेशन कर देता है। और एक चीज ये आ रही है कि यहाँ पर अगर सेल के अंदर कोई अपनी ऑर्गेनेलीज है, वो पुरानी हो गई है, फंक्शनिंग सही नहीं कर रही, तो लाइसोसोम उसके साथ अटैच होंगे, उसकी डाइजेशन करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से इस डायग्राम से लाइसोसोम का फंक्शन जो है वो विजिबल हो रहा है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोफेगी की प्रोसेस भी शो करते हैं। ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग, मींस के अगर जो है ये खुद पुराने हो गए हैं, सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहे, तो ये अपने आप को भी ईट अप कर जाते हैं। इसके अलावा सेल में अगर कोई भी पुरानी चीज है, जैसे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा। कोई भी चीज ऐसी जो सेल में अब सही से फंक्शनिंग नहीं कर रही होती, ये उसको डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से सेल में रिसाइकलिंग भी होती रहती है और सेल जो है वो रीन्यू भी होते रहते हैं। तो लाइसोसोम्स जो हैं इसके अलावा बहुत से एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में यूज होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सेल के अंदर वो एक्टिविटी नहीं हो रही, बॉडी में कहीं और हो रही है, तो लाइसोसोम ऐसे एंजाइम रिलीज करेंगे जो कि वहां सेल के बाहर जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करेगा। बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स की वजह से होती हैं, जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं, अगर वो कहीं पर बॉडी में एब्सेंट है जहां पर उनकी जरूरत है, तो उनकी एब्सेंट होने की वजह से बहुत सी डिजीजेस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में हो जाती हैं। जैसे कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनको कॉन्जेनिटल डिजीजेस कहा जाता है। कॉन्जेनिटल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय बर्थ होती हैं। तो अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो किसी म्यूटेशन की वजह से या किसी भी स्टोरेज डिजीज की वजह से एब्सेंट हैं, तो उनकी वजह से बाय बर्थ ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई डिजीज जो है वो हो सकती है। उसमें ये होता है कि सेल के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जमा होने लग जाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोलिपिड्स, और सेल के अंदर कैटाबोलिज्म प्रॉपरली नहीं होती। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से इस तरह की डिजीजेस जो हैं वो हो सकती हैं, जिसमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना होता है, लेकिन इस एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से वो सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं होता और बॉडी में एक्यूमुलेट करने लग जाता है। इसी तरह एक डिजीज है जिसको ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज कहा जाता है। ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो जमा होने लग जाता है, और ये इस वजह से होता है कि बॉडी के अंदर एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं होती ग्लाइकोजन की, तो वो अल्टीमेटली जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करने लग जाता है। ऑलमोस्ट अभी तक दुनिया में 20 ऐसी डिजीजेज जो हैं वो एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से के अंदर होती हैं। इसके अलावा एक डिजीज है जिसको टे-सेक्स कहा जाता है। ये डिजीज भी एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से होती है जो कि लिपिड्स की कैटाबोलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डिजीज भी एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से होती है। इसके अलावा लिपिड्स जब ब्रेन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं तो उससे मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है किसी पर्सन के अंदर, और इसके अलावा उनकी सडन डेथ भी हो सकती है। तो एंजाइम्स की एब्सेंस जो है वो अल्टीमेटली किसी भी पर्सन के लिए फेटल प्रूव हो सकती है। फेटल मींस जानलेवा। तो इसके अंदर आपसे ऑटोफेगी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कॉन्जेनिटल डिजीजेस के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी होती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के बारे में पूछा जा सकता है कि किस तरह की डिजीज होती है, टे-सेक्स डिजीज जो है वो किस तरह की होती है, उसमें क्या होता है। तो इस तरह के डिजीजेस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हमने डिस्कस करनी है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के सेल का मेजर पोर्शन जो है वो वैक्यूल ही कवर करते हैं।
वैक्यूल जो है वो विद टाइम इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं, साइज में इतना इनलार्ज कर जाते हैं कि बाकी के जितने स्ट्रक्चर सेल के अंदर होते हैं उन सबको साइड वाइज कर देते हैं और खुद सेंट्रल पोजीशन जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थिन पेरिफेरल लेयर। पेरिफेरल लेयर जो वो होती है जो बिल्कुल साइड पे प्रेजेंट होती है, कॉर्नर्स की तरफ। तो ये बाकी ऑर्गेनेलिस को साइड पे कर देते हैं और खुद पेरिफेरल की तरफ चले जाते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं उनके आसपास सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में इस तरह से होता है कि वे स्मॉल वैक्यूल्स जो हैं वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो इकट्ठे होते जाते हैं और मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं और उसके लार्ज होने की वजह से सेल का साइज भी लार्ज कर जाता है, प्लांट की ग्रोथ भी होती है, प्लांट में डेवलपमेंट भी होती है। तो इस तरह से वैक्यूल जो है वो प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प आउट करता है। वैक्यूल जो है वो प्लांट के साइटोप्लाज्म को या फिर जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसको डाइल्यूट नहीं करता, उसको डाइल्यूट किए बिना ही उसकी ग्रोथ जो है वो करता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर आप कोई चीज मिक्स करते हो, जैसे अगर कोई सोल्यूशन है बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप उसके अंदर पानी डालते हो कि ये डाइल्यूट हो जाए, इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाए। तो वैक्यूल की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम या ज्यादा नहीं होती। वैक्यूल अपनी जगह पर अपना फंक्शन करता है, बस ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा वाटर की स्टोरेज में, बाकी के जो सेल के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं या जितनी भी चीजें मेटाबॉलिज्म की होती हैं उनकी स्टोरेज में हेल्प आउट करता है। वैक्यूल प्लांट्स के टर्गर प्रेशर में भी हेल्प आउट करता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। जैसे एक बलून आपके पास है, आप उसमें एयर या वाटर फिल करो तो वो बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा। एक टाइम आएगा कि अगर उससे ज्यादा आप उसको फुलाएंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो उसके अंदर जो है एक प्रेशर मेंटेन होता है और जब प्रेशर उसकी कैपेसिटी से बढ़ता है तो वो फट जाता है। इन दी सेम वे सेल के अंदर टर्गर प्रेशर जो है लीव्स को और यंगर प्लांट के प्लांट्स के जो यंगर पार्ट्स होते हैं उनको प्रॉपर शेप देता है टर्गर प्रेशर। तो प्लांट्स में जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम जो है ये उसमें उसकी मेंटेनेंस में वैक्यूल जो है वो हेल्प आउट करता है। तो इस तरह से आपने वैक्यूल करना है, वैक्यूल के फंक्शंस को करना है और वैक्यूल किन किन चीजों में हेल्प आउट करता है ये करना है। नेक्स्ट आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है साइटोसोल। साइटोसोल होता है सॉल्युबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पीछे भी आपको पढ़ाया था, इसकी डेफिनेशन भी मार्क करवाई थी, तो आपने करना है द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर साइटोस्केलेटल फैब्रिक प्रेजेंट होते हैं और ये तीन चीजों के मिलने से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन के अंदर अगर प्रोटीन की बात की जाए तो साइटोस्केलेटन के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स जैसे कि ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और बहुत से और ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से डिफरेंट ऑर्गेनेलिस बनती हैं जैसे कि सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज, सेंट्रियूल। बेसल बॉडीज जो हैं अगर उनकी देखा जाए कि बेसल बॉडीज क्या होती हैं तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सीलियम और फ्लैजिलम की बेस में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट्स जो होती हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती हैं और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो सेल की शेप को डिटरमिन करते हैं और इसके अलावा सेल के जितने कंपार्टमेंट होते हैं उनको प्रॉपर जगह पे रखना, उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना, ये सारा काम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का होता है। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट वगैरह होती है वो साइक्लोसिस होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है अमीबॉइड मूवमेंट्स। अमीबॉइड मूवमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं? अमीबॉइड मूवमेंट जो होती हैं ये लोकोमोशन का एक मोड है, जैसे कि क्रॉलिंग कोई चीज जैसे रेंगती है तो उस चीज को कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स। नेक्स्ट आता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का बताया हुआ है कि बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये इनका बेसिक फंक्शन जो है वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनका होता है और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इनका फंक्शन जो होता है वो स्पिंडल्स जो माइटोसिस के अंदर, जैसे कि आपने माइटोसिस, मेयोसिस, मैट्रिक के अंदर पढ़े होंगे, उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद स्पिंडल जो है वो टूट जाते हैं और सेल जो है वो प्रॉपरली डिवाइड करते हैं। तो जो स्पिंडल्स होते हैं उनकी असेंबली और डिसअसेंबली में इनका प्रॉपर जो है वो फंक्शन होता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये भी सिलेंडर्स, ये सिलेंडर शेप के सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर जो है फर्स्ट जो है वो उसकी शेप के लिए यूज किया है, दूसरा सिलेंडर इनको इटसेल्फ सिलेंडर कहा हुआ है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर्स होते हैं और ये जिस प्रोटीन से मिलके बनते हैं उसका नाम होता है एक्टिन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके इनर फेस की तरफ होते हैं और ये सेल की इंटरनल मोशन में हेल्प आउट करते हैं। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं इनके डायमीटर की बात की जाए तो इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के सेंटर में आता है, ना उनसे बड़ा ना उनसे छोटा, बिल्कुल उनके सेंट्रल पोजीशन में आता है। और इनका फंक्शन होता है सेल की प्रॉपर शेप मेंटेन करने का। तो इस तरह से आपने इन तीनों के स्ट्रक्चर का भी याद रखना है और इन तीनों के अलग-अलग फंक्शन का भी याद रखना है, क्योंकि इन पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेंट्रियूल एनिमल सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 सेंट्रियूल एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो सेंट्रियूल जो होते हैं वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं और वो जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं वो फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स के अंदर डिवाइड हुई भी होती हैं। सेंट्रियूल जो होते हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक जो है वो दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होगा। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो इसका सेंट्रियूल जो है वो डुप्लीकेट अपना सेंट्रियूल साथ में बना लेता है और इस तरह से ऑलरेडी सेल के अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं। जब वो दोनों एक एक बनाते हैं, अपने साथ में एक एक बनाते हैं, तो वो टोटल 4 हो जाते हैं और जो एक पेयर होता है वो ऑपोजिट साइड पे न्यूक्लियस की मूव कर जाता है। और जब स्पिंडल और उसके बाद जब सेंट्रियूल्स अपनी अपनी साइड पे मूव कर जाते हैं तो फिर उनके दरमियान स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो होती है। सेंट्रियूल जो होते हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, लोअर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियूल्स जो है वो सीलिया की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। सीलिया जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, तो सीलिया की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा इनका बेसिक रोल जो होता है वो सेल डिवीजन में भी होता है। सेल डिवीजन में भी फ्यूरोइंग जो है उसके अंदर इसका बेसिक रोल होता है। ये फ्यूरोइंग जो है वो जैसे कि स्पिंडल्स वगैरह बनते हैं और टूटते हैं, तो वो जो सारा प्रोसीजर होता है उसमें इसका बेसिक रोल होता है। तो इस तरह से आपने सेंट्रियूल भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। अभी आपने इसको देखना है कि बेसिकली इसका आपने क्या क्या चीज़ जो है वो करनी है। आपने सेंट्रियूल करना है, साइटोस्केलेटन करना है, साइटोस्केलेटन का बताना है कि वो किन 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। उसके बाद बताना है कि बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं साइटोस्केलेटन के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद अलग-अलग बताना है कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोफिलामेंट क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, सेंट्रियूल क्या चीज़ है। सेंट्रियूल जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनता है। वो 9 जो है वो फिर फर्दर 3 में 3 ट्यूब्यूल से बनी होती हैं। सेंट्रियूल का बेसिक फंक्शन क्या है ये आप बताएंगे। इसके अलावा इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा अगर आप ऊपर आए तो वैक्यूल के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि वैक्यूल बेसिकली होता क्या है, प्लांट्स के अंदर किस तरह से इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ओवरऑल इसका क्या फंक्शन है, किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ग्लाइऑक्सीसोम्स और परऑक्सीसोम्स जो हैं ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इनको आपने कट कर देना है। उसके बाद लाइसोसोम्स की अगर बात की जाए तो उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है लाइसोसोम्स होते क्या है, किसने डिस्कवर किए, किस सन में डिस्कवर किए और इनका बेसिक फंक्शन क्या है और इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम को आपने देखना है कि किस तरह से जो है वो लाइसोसोम्स की फंक्शनिंग जो है वो होती है। इसके बाद आपने यहाँ से देखना है कि किस तरह से लाइसोसोम जो हैं वो ऑटोफैगी में इन्वॉल्व होते हैं, फैगोसाइटोसिस में होते हैं। इसके अलावा डिजीजेस जो हैं वो लाइसोसोम्स की वजह से कौन कौन सी पर्सन्स के अंदर हो सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके अलावा हम साथ में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के बाद हम प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक बेसिकली प्लास्टिड्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा इसकी मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस किस तरह का होता है। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और इनकी फंक्शनिंग क्या है, प्लांट्स में इनकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस चीज़ में ये हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह करके हम प्लास्टिड्स को देखेंगे, इनकी भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे
है। न्यूक्लियस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ तक आपकी ये ऑर्गेनेलिस जो थी वो मिसिंग थी। इन ऑर्गेनेलिस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करके तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।